हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और फिर आज हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बच्चों, हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेल आज डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मुख्यतः इसका क्या पढ़ना है, हमको डायग्राम पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम पढ़ना है इसका। ठीक है, तो डायग्राम जो है उसमें हमको कौन कौन से सेल का डायग्राम पढ़ना है। एक हमको पढ़ना होगा इसका प्लांट सेल का। ठीक है, प्लांट सेल का डायग्राम हमको पढ़ना है और उसके जितनी लेबलिंग है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा अपन पढ़ेंगे किसका, बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का डायग्राम पढ़ना है। और एक अपने को पढ़ना होगा किसका, एनिमल सेल का। किसका पढ़ना है, एनिमल सेल। ये तीन डायग्राम अपने को पढ़ना है स्ट्रक्चर के रूप में। उनको प्लांट सेल का, बैक्टीरियल सेल का और एनिमल सेल का। आप जानते हैं कि प्लांट सेल को अपन ने किस में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में पढ़ा है। बैक्टीरियल सेल को अपन ने किसमें पढ़ा है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में। और ये भी किसका है, यूकैरियोट्स का। ठीक है, यूकैरियोट्स। ठीक, तो अपने को आज ये तीन डायग्राम पढ़ने हैं और तीनों के डिटेल अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने देखी डिटेल तो अपन पढ़ ही चुके हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सारी चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अपने को कभी कभी आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन करिए, तो डिस्क्रिप्शन में अपने को क्या करना रहता है, संरचना उसकी बनानी रहती है, उसका स्ट्रक्चर बनाना रहता है और उसमें जितनी लेबलिंग है उनको डिटेल में क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जो वहां अपन ने प्रोकैरियोट को किया है वही चाहे प्रोकैरियोटिक सेल आए तो आप बैक्टीरिया का बनाइए और पूरी एक तरफ की हेडिंग जो है वो आप करके और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी तरह से यूकैरियोट में है तो प्लांट सेल का कर दीजिए, एनिमल सेल का है तो एनिमल सेल का यूकैरियोट में कर दीजिए। डिफरेंसेस थोड़ा सा रहेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं किसका, पहले अपन लोग किसका पढ़ेंगे, प्लांट सेल का। प्लांट सेल का डायग्राम अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसका जो डायग्राम है वो अपन इस तरह से क्या करें, ऐसे एंगुलर डायग्राम होता है ना। तो अपन जो टिपिकल सेल है प्लांट सेल की वो कैसी है, ऐसे है, एंगुलर है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ऐसे आप डायग्राम जो है इसका एंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक्चुअल में क्या है कि इसको आप इधर दूसरी सेल होगी तो आप इस तरह से ये ऐसे आप इस तरह से आप ये देखिए क्या है एक्चुअल में कि ये टिश्यू है, इसके इधर भी एक सेल है, एक ये सेल है और इधर भी एक सेल है। तो जो सेल है उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपन बना रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, ये और ये इस तरह से ये, और जो सेल वॉल है वो एक्चुअल में कैसी है, वो कॉन्टिन्यूअस है। अभी अपन इसको देखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल वॉल जो है ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ये सेल वॉल है, ये ऐसे। ठीक है, मतलब ये आप नहीं समझिएगा कि सेल वॉल क्या है, सेंटर में है ना। सेल वॉल अंदर आपको पढ़ाया जाता है क्या
कि सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर होती है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे जुड़ी रहती है, सेल वॉल जो है वो पूरी जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल तो परमेबल है, तो सेल वॉल जब पारगम्य है तो वो कोई मटेरियल को बाहर से आने जाने में बैरियर का काम नहीं करती, वो कोई बैरियर का काम नहीं करती है। अब आपको इसमें सबसे बाहर की ओर क्या दिख रहा है? बाहर की ओर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि सेल वॉल सबसे बाहर होती है, लेकिन आप तो यहाँ क्या बना रहे हैं? आप तो यहाँ पे सेल वॉल को अंदर बना रहे हैं, ये सेल वॉल है ना? तो इस तरह से ये देखिए, अब ये क्या है कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर है, लेकिन ये क्या है कि इधर एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, तो इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या हो गया? ये सेल वॉल हो गई। और अपन ये सेल पढ़ रहे हैं, इसको पूरा सेल पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है ना? तो इसके बाहर ये सेल वॉल हो गई। तो सेल वॉल जो है वो हमेशा बाहर ही होती है। आपको यहाँ बनी हुई भले ही कैसे दिखे, अंदर दिखे, तो आपको इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गई सेल वॉल। कौन सी? ये है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है। ठीक, और इसके अंदर ये क्या है बेटा? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? अंदर हो गई, और सेल वॉल बाहर हो गई। इधर दूसरी सेल है, इसलिए ये क्या है? अलग है। ठीक है ना? इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा एक ये क्या है कि आप देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सामान्यतया प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, एक सिंगल सेंट्रल वैक्यूल होती है। आपको डायग्राम में हमेशा कितनी दिखेंगी? दो दिखेंगी, और वो बोन्स लाइक उनका स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ते हम कितने हैं? पढ़ते हैं एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में। तो जब सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल होगी तो यहां पे तो क्या होता है कि आप बोन्स लाइक बना सकते हो, क्योंकि टिपिकल स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर की बात ये होती है बेटा कि ये जो है सारे स्ट्रक्चर एक ही सेल में आपको बताने होते हैं। प्रारूपिक संरचना मतलब ये एक तरह से जो आप कहीं की भी संरचना बनाएंगे तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन आपको सारे स्ट्रक्चर एक जगह बनाने होते हैं, एक सेल में बनाने होते हैं, तो टिपिकल स्ट्रक्चर वो कहलाता है। तो यहां क्या है कि अपन ने लगभग सेंटर में एक क्या बना लिया है? वैक्यूल बना लिया है। इसलिए अब जो भी बनेगा वो इसके चारों ओर बनेगा। तो ये भरा हुआ है क्या? इसमें भरा हुआ है बेटा, इसमें भरा हुआ है क्या? साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यदि अपन इसमें क्या ऐड कर दें, यहां पे क्या बना दे? यहां पे अपन बना दे न्यूक्लियस, केंद्रक। यदि अपन यहां पे बना दे तो केंद्रक जब बन जाएगा तो इसी को आप क्या कहने लगते हो? ये सबको पता है कि साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, मैं ये न्यूक्लियस बना दे रहा हूं। तो न्यूक्लियस क्या है कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से ऐसे फोल्ड भी हो जाती है। कई बार वो फोल्ड नहीं होती है, तो कुछ जगह अपने को फोल्ड बना देना है, और कुछ जगह जो है वो अनफोल्डेड ही रहेगी। तो इस तरह से ये जो है ऐसे स्ट्रक्चर अपन, ये किसका? न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर जो है अपन ने किसका बना दिया? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस और यहां पे क्या होते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क्स होते हैं, ऐसे गुणसूत्र जिनको आप कहते हो। और इसमें क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है, और उस प्रोटीनेशियस फ्लूइड को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो। तो ये न्यूक्लियस मतलब सेंटर में यदि वैक्यूल बन गई है तो फिर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म
और यदि न्यूक्लियस उस पर जोड़ दो तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म कहाँ आ जाता है? पेरीफेरल रीजन में। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, आपको सब जगह लिखा देखने को मिलेगा कि एक सेंट्रल वैक्यूल होती है सामान्यतया, और वैक्यूल बड़ी होती है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरल रीजन में होता है। ठीक है, लेकिन डायग्राम आपको कहां बना मिलेगा? डायग्राम कहां बना मिलेगा? न्यूक्लियस जो है वो केंद्र में बना मिलेगा, और इसके इस साइड भी आपको वैक्यूल बनी मिलेगी, और इधर भी वैक्यूल बनी मिलेगी, और उसमें क्या हो जाएगा? लिखा रहेगा कि बोन लाइक वैक्यूल्स होती। बोन, देखिए ये हड्डियां जो होती है ना, वो इधर एक स्वेलन पार्ट होता है फूला हुआ भाग, और एक इधर स्वेलन पार्ट, बीच में पतली होती है, तो इसलिए ये बोन लाइक वैक्यूल होती है। राउंडेड वैक्यूल यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहां हो जाता है? पेरीफेरल रीजन में हो जाता है, और न्यूक्लियस भी कहां हो जाता है? किनारे में हो जाता है। तो आप कहोगे कि क्या सर केंद्रक को हम इसलिए डिफाइन नहीं करते कि केंद्रक केंद्र में है इसलिए केंद्रक कहते हैं? केंद्रक को कई लोग क्या कहते हैं, आप पूछिए तो क्या कहेंगे कि केंद्रक सेल के केंद्र में होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ऐसा नहीं है। केंद्रक को केंद्रक क्यों कहते हैं? सेंटर में स्थित होने के कारण नहीं कहते इसको, इसलिए हम कहते हैं केंद्रक को क्योंकि ये जो है तो पूरे सेल की जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबको ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, माने नियंत्रित करता है। उनका क्या है? केंद्र बिंदु है, यहीं से संचालित होती हैं क्रियाएं, इसलिए केंद्रक को अपन केंद्रक कहते हैं। केंद्र में स्थित होने के कारण केंद्रक को हम लोग केंद्रक नहीं कहते। ये क्लियर रखना, ठीक है, कि जो केंद्रक है सेल की पूरी क्रियाओं को वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। केंद्र बिंदु है, नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। इसमें क्या क्या हो गया? न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई, न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई। और न्यूक्लियर इन्वेलप कौन सी है? यहां पे न्यूक्लियर इन्वेलप है, अपन इसको कह देते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप कैसी है? इसका आप डिस्क्रिप्शन क्या लिख लेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल लेयर की बनी हुई है, 2 मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है। ठीक है ना, और दूसरा क्या कैरेक्टर है कि ये डिसकंटीन्यूअस है। आप देख रहे हो कि ये कैसी है? डिसकंटीन्यूअस है। तीसरा कैरेक्टर क्या है कि ये परफोरेटेड होती है, इसमें छिद्र है। ठीक है, इन छिद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन छिद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। इनको क्या कहते हो बेटा? न्यूक्लियर पोर कहते हो। तो ये जो छिद्र हैं इनको आप क्या कह रहे हो? ये न्यूक्लियर पोर हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है कि इसके अंदर और क्या भरा हुआ है कि न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक जो प्रोटीनेशियस जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या कहते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या कहते हो बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर फ्लूइड। कुछ लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सैप कहिए, चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म कहिए, चाहे न्यूक्लियर फ्लूइड कहिए। तो ये क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियर फ्लूइड या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? एक ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। केंद्रक का ही अभी अपन अंदर का भाग पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है ना, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है ना, और एक चीज और इस पे है, वो क्या है? ये कहलाता है क्या? क्रोमोसोम। CHROMOSOME, क्रोमोसोम इसको कहते हैं। ये क्या है? गुणसूत्र। ये क्या है बेटा? गुणसूत्र। तो केंद्रक में अपन ने क्या क्या पढ़ा? केंद्रक झिल्ली पढ़ी है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप पढ़ी। न्यूक्लियर इन्वेलप 2 लेयर्स की बनी होती है। दोनों लेयर कैसी है? ये न्यूक्लियर इन्वेलप कैसी है?
डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। और इसके बीच बीच में क्या है, पोर हैं, छिद्र हैं, जिनको क्या कहते हो, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा न्यूक्लियर फ्लूइड अथवा न्यूक्लियर सैप कहते हैं। और ये एक डोन्स बॉडी है, जिसके एक सघन बॉडी है न्यूक्लियर फ्लूइड में, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये क्या है, क्रोमोसोम है, सूत्री संरचनाएं हैं, जिनको आप क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हो। तो इस तरह से इन सब को मिला करके, इन सभी को मिला करके ये पूरी संरचना जो है, ये क्या एक्सप्लेन हो गई आपकी, न्यूक्लियस। क्या हो गई, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है ना, पूरी संरचना क्या हो गई, न्यूक्लियस, ठीक है। एक सेकंड, न्यूक्लियस, ये पूरी संरचना क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और क्या हो गया, क्रोमोसोम, ठीक। अब इसके बाद इसी न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो तो सतत है, वो तो कहीं फोल्डिंग नहीं है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है। और फोल्ड हो करके ये यहां पे ये जो फोल्डिंग है, इसको अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसको आप कहते हो ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसमें कि क्या होते हैं, बाहर की ओर ऐसे राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिसमें कि बाहर की ओर क्या होते हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो ये क्या है बेटा, जिसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं उसको अपन कहते हैं, लेकिन आउटर सरफेस में होते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि राइबोसोम जो है यम फेज में जुड़े होते हैं कि सी फेज में जुड़े होते हैं। तो सी मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यम फेज मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स जो है, न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है या न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो सी फेज से ये जुड़े होते हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सी फेज से ये जुड़े होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये कहलाती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और दूसरे में क्या होता है कि ये जुड़े नहीं होते, राइबोसोम जिससे नहीं जुड़े होते उसे कहते हैं SER, स्मूथ वर्ल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने दूसरा स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस देख लिया, और दूसरा आपने क्या देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार की है, RER और SER। RER क्या है कि जो आउटर फोल्डिंग है न्यूक्लियर एनवेलप की, जो बाहर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो जिसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते हो, राइबोसोम जिससे जुड़े हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब रफ सरफेस हो गई, रफ सरफेस भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, रफ सरफेस, खुरदरी हो गई, इसलिए इसको RER या रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें क्या होगा, राइबोसोम जुड़े हैं, इसलिए ये क्या काम करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी। RER जो है वो किसका काम करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी। लेकिन जो SER है उसको आप क्या कहोगे, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम जुड़े नहीं होते, इसलिए इसकी सरफेस कैसी होती है बेटा, चिकनी होती है। इसकी सरफेस कैसी होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या काम करती है, फैट की सिंथेसिस करती है। स्मूथ सरफेस वाली जो है या SER है वो किसका काम करती है, वो काम करती है फैट सिंथेसिस का। और जो RER है वो किसका काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ये किसका काम कर रही है, फैट सिंथेसिस। में थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैट सिंथेसिस करती है, ये फैट सिंथेसिस करती है, और ये किसका काम करती है बेटा,
प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये किसका काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये फैट सिंथेसिस का काम करती है। तो इस तरह से आपने एक दूसरी संरचना पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया आपने? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, डिस्क्राइब कर लिया, और किसका कर लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कर लिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन क्या ले लेते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक अपन ले लें। क्या ले लें? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसकी बनी होती है? मेनली गोल्गी सिस्टर्नी की बनी होती है। ये इस तरह से गोल्गी सिस्टर्नी जो है वो कैसी है? इलांगेटेड, लंबी संरचनाएं हैं। अब देखिए आप हेडिंग क्या लिखेंगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे कि ये मुख्यतः गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वैस्क्यूल और गोल्गी वैक्यूल की बनी होती है। ठीक है। गोल्गी सिस्टर्नी, तो गोल्गी सिस्टर्नी जो है वो इस तरह से कैसी है? कैसी स्ट्रक्चर है? लंबी संरचनाएं हैं और अनब्रांच्ड हैं। ठीक है। लंबी है, अनब्रांच्ड है, फ्लैट है, चपटी संरचनाएं हैं। और ये गोल्गी सिस्टर्नी जो है इनकी संख्या एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कितनी होती है? 3 से 6 तक हो सकती है। इनकी संख्या 3 से 6 तक हो सकती है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गोल्गी सिस्टर्नी रखी होती हैं और इनके आसपास जो है, इनके आसपास ये अभी अपन डिटेल में जब इन सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं? गोल्गी वैस्किल्स। गोल्गी वैस्किल्स जो है गोल्गी सिस्टर्नी के जो किनारे हैं, इड्ज हैं, उनके कटने से बनते हैं और यहीं पे गोल्गी वैक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी संरचना क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहां गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट सेल में क्या कहते हैं बेटा? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन आता है। डिक्टियोसोम पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में, माइकोप्लाज्मा में। तो किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही सामान्यतः अपन क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने इसको, कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सिस्टर्नी, वैस्क्यूल और वैक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो 3 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। लेकिन इसका जो प्लांट में नाम है वो इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। तो अपन लोग इसको यहां पे क्या पढ़ ले? डिक्टियोसोम। ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो कि कोई नई संरचना सर ने बता दी है, इसलिए मैं यहां पे इसको क्या लिख देता हूं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जीसी मैंने लिख दिया जगह कम होने के कारण। डिक्टियोसोम जो है क्या है? एक्चुअल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। प्लांट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हो बेटा? डिक्टियोसोम। ठीक है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसके फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? सेक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल है, सेक्रीशन का काम करता है। ठीक है। ये क्या करता है? सेक्रीटरी फंक्शन इसके जो है ये सेक्रीशन का काम करता है। एक बार आया था क्वेश्चन कि सल्फर मेटाबॉलिज्म किसमें होती है? सल्फर मेटाबॉलिज्म वो कहां होती है? इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ लिया क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। तो आपने एक और संरचना पढ़ ली। क्या संरचना आपने पढ़ ली है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है प्लांट सेल में क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहते हैं। ये 3 संरचनाओं से बना होता है। गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वैस्क्यूल, गोल्गी वैक्यूल। गोल्गी सिस्टर्नी की संख्या 3 से 6 तक एक में हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म जब दिखाएगी तो। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं। आप थोड़ा और लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि इनके बीच में एक मटेरियल होता है। 2 गोल्गी सिस्टर्नी के बीच में एक मटेरियल भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। लेकिन अपने को बहुत यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इस पे बचे हुए हैं जिनको करना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया?
गाली आपने न्यूक्लियस पढ़ लिया, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, आपने गाल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या है कि प्लास्टिड्स जो हैं वो आपको पढ़ना है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी इसमें होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा है, लेंस के शेप स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। देखिए ये जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जो सेल ऑर्गेनेल है ज्यादातर कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गाल्गी कॉम्प्लेक्स हो। ये सब कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, ये कैसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, तो बेटा इसमें क्या क्या होगा, थाइलाकोइड होगा, ठीक है। थाइलाकोइड जो है वो क्वाइंस के समान स्टाक होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बना देंगे। उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, ग्रैनम कहते हो, है ना। क्लोरोप्लास्ट में ऐसी संरचनाओं को आप क्या कहते हो, इस तरह से स्टाक आप क्वाइंस लाइक ये फॉर्म होते हैं और ये क्या बना लेते हैं इस तरह से, ग्रैनम। ग्रैनम जो है वो एक दूसरे से इस तरह से स्ट्रोमल लैमेली के द्वारा कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे, है ना। ऐसे जो है ये एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमेली के द्वारा जुड़े होते हैं और इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड, जिसको आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करता है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक लेंस के समान संरचना है, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक प्रोटीन युक्त फ्लूइड भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। आप जानते हैं स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अन्नकार अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, स्ट्रोमा में। ये आपको यही लिखना है, क्लोरोप्लास्ट आप हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेंस शेप का होता है या राउंडेड भी हो सकता है, और इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर का जो चैम्बर है उसमें प्रोटीन युक्त फ्लूइड भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। और जो ग्रैना है ये क्या है, इसके ग्रैना है। तो ग्रैना में अपन क्या, ग्रैना में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होगी। केवल इतना डिस्क्राइब करना है आपको, यहाँ आपको पूरा सेल ऑर्गेनेल डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और भी होता है, क्या होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बताया कि कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो दो झिल्ली आपको बनाना है, नहीं तो डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई जानकार टीचर आपकी कॉपी को चेक करता है और वो देखता है कि आपने एक सिंगल मेम्ब्रेन बनाई हुई है तो वो उसकी दृष्टि में गलत है और नंबर कटने का चांस रहता है, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है उससे इस तरह के क्या निकले रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन से निकले रहते हैं इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान प्रवर्ध। ऐसे जो है अंगुली के समान क्या निकले रहते हैं, प्रवर्ध निकले रहते हैं। इनको कहते हैं क्रिस्टी। इनको क्या कहते हो बेटा, इनको कहते हैं क्रिस्टी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इनको आप कहते हो ये क्रिस्टी। और ये जो है केवल इनर मेम्ब्रेन से ही ऐसे निकलते हैं।
ठीक है। और इन्हीं से फिर आप आगे पढ़ोगे कि इसमें F1 पार्टिकल और ये जो भी है वो सब आप पढ़ोगे। तो इस तरह से इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आपको एक और इम्पोर्टेंट मैं जानकारी दे दूं कि अपन लोग यहाँ क्रिस्टी तो पढ़ते हैं, यहाँ पे क्रिस्टी पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में 3 प्रकार का है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। एक है क्रिस्टी टाइप का, जिसमें ये अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं। दूसरा है ट्यूब्यूलर टाइप का, जिसमें यही क्रिस्टी जो है थोड़ा बड़ी होकर के और ब्रांच्ड हो जाएंगी, शाखित हो जाएंगी। कैसे, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से ये ऐसे शाखित हो जाएंगी, ऐसे, और ट्यूब्यूल इनको कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब ये बना लेगी तो इसको कहेंगे क्या, ट्यूब्यूलर टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो होगा तो ये क्या होगा कि बहुत माने ये क्रिस्टी जो है ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो ब्रांच्ड नहीं होगी, क्रिस्टी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एलोंगेटेड थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रकार का हो गया बच्चों, 3 प्रकार का। एक हो गया क्रिस्टी टाइप का, जिसमें ये अंगुली के समान प्रवर्ध निकले हुए हैं। दूसरा क्या है, यही क्रिस्टी जो है जब आगे बढ़ करके ब्रांच्ड हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूब्यूलर टाइप का कहलाता है। और यदि इन दोनों के बीच की लगभग संरचनाएं हैं तो उसको इंटरमीडिएट टाइप का कहते हैं। तो फिर क्या है कि ये 3 प्रकार से क्या मतलब हुआ कि 3 प्रकार सर क्यों बता रहे हैं आप, 3 प्रकार जो है उसमें से जो क्रिस्टी टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया जो अपन एक्चुअल में यहां बना रहे हैं वो एक्चुअल में पाया जाता है एनिमल सेल में। वो पाया जाता है कहां पे, एनिमल सेल में, ठीक है। यहां अपन उतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, इसको यहां क्या लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया और यहां अपन लिख देते हैं क्या, ट्यूब्यूलर टाइप ऑब्लिक इंटरमीडिएट टाइप। यहां पे क्या लिखते हैं, ट्यूब्यूलर अथवा और क्या लिख दे, इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का है, प्लांट सेल में ट्यूब्यूलर अथवा इंटरमीडिएट टाइप, ट्यूब्यूलर टाइप अथवा इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखता भले, लिखा भी होगा, पढ़ोगे भी क्रिस्टी टाइप का, आप केवल क्रिस्टी टाइप का ही पढ़ोगे, लेकिन क्रिस्टी टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, एनिमल सेल में। अपन जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो वहां भी अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल में है, अपन कौन सी पढ़ रहे हैं सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है, ट्यूब्यूलर टाइप अथवा इंटरमीडिएट टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल भी होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कैसी हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन का काम क्या होता है, एक ढांचा तैयार करना। सेल क्या हो जाए, कहीं ये दब ना जाए, कहीं पिचक ना जाए, तो ये क्या करते हैं, उसकी शेप और साइज को बनाए रखते हैं, नंबर 1। दूसरा काम माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम 2 सूत्र जो है वो बीच से क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं या बीच से फटते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो खींच करके और अपने अपने पोल में ले जाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल का काम ये होता है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ना बेटा जरूरी है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अपन ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये हो गया क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें राइबोसोम तो अपन बनाए नहीं, कुछ राइबोसोम्स ऐसे बना लेते हैं, छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट, है ना, छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट। मैंने आपको बताया है कि जो राइबोसोम है वो सामान्य अवस्था में कैसे रहती हैं दोनों यूनिट,
अलग अलग रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। छोटी यूनिट अलग और बड़ी यूनिट अलग रहती है। लेकिन यदि प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है सेल, तो फिर ये दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और उसमें जुड़ने के लिए मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन, ये सब कुछ वो अपन आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राइबोसोम जो है ये छोटी सब यूनिट, आप जानते हो यूकेरियोट में छोटी सब यूनिट कितने की, 40 S की, और बड़ी सब यूनिट कितने की बेटा, 60 S की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है ना, क्या हो गया, ये राइबोसोम हो गया। तो आपने राइबोसोम भी पढ़ लिया। राइबोसोम की क्या है फंक्शन, उसका क्या है, वो काहे का काम करता है राइबोसोम, राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फिर वो प्रोटीन मॉडिफाइड होकर एंजाइम और हार्मोन वगैरह इस पे परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा बेटा, और क्या हो सकता है, और इसमें फूड मटेरियल क्या होगा, स्टोर होगा। किस रूप में, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में। स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में इसमें क्या होगा, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है फूड मटेरियल स्टार्च ग्रेन्यूल। ठीक है, बहुत सारे और स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये वैक्यूल है, वैक्यूल में एक आप पढ़ते होंगे कोशिका रस। कोशिका रस क्या है, सेल सैप। सेल सैप किसको कहते हैं, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको आप सेल सैप कहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल सैप क्या है, जो वैक्यूल के अंदर रस पाया जाता है। जो फ्लूइड या जो लिक्विड जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, वैक्यूल के अंदर पाया जाता है, तो उसको अपन कहते हैं सेल सैप। और वैक्यूल जो है ये वैक्यूल है, वैक्यूल, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, और वो क्या है, डस्टबिन का काम करती है। जो भी इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो सारी चीजों को कहां डाल दिया जाता है, वैक्यूल में डाल दिया जाता है। इसलिए इसे वेस्ट डिपॉजिट भी कहते हैं, वेस्ट डिपॉजिट भी वैक्यूल को कहते हैं। और वैक्यूल में जो रस होता है उसको क्या कहते हो, सेल सैप। तो इस तरह से इसका भी, इसको आप यहां सेल सैप भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो इस तरह से बेटा क्या हो गया, ये लगभग प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने ये जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी आपने पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें देखिए आपने क्या पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल क्या है, आउटर वॉल लेयर है, परमेबल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, और ये आउटर कवरिंग है। मैंने यहां आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आउटर कवरिंग यहां बीच में बना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अंदर की है, आउटर कवरिंग, क्योंकि इस सेल के ये बाहर है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग है। उसके नीचे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के ठीक नीचे स्थित होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल होती है। इसमें क्या होती है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। क्लोरोप्लास्ट ये लेंस शेप या राउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है, जिसको क्या कहते हो, स्ट्रोमा कहते हो। इस स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, और इसके अंदर जो है गोल क्वाइंस लाइक, सिक्कों के समान, जैसे आप 10 रुपीज का सिक्का देखते हो ना, 5 रुपीज का, उस तरह का गोल क्वाइंस लाइक और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए स्टॉक ऑफ क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इनको कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है। ग्रैनम एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमेली के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका फूड मटेरियल किसमें स्टोर होता है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, अंदर की ओर उभर करके और क्या बनाती है, प्रोजेक्ट होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। और इन प्रोजेक्शंस के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया 3 प्रकार के हैं, क्रिस्टी टाइप, ट्यूबुलर टाइप और इंटरमीडिएट टाइप के
होते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो है यदि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही होती है सेल, तो दोनों राइबोसोम की सब यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इसमें राइबोसोम 80s के पाए जाते हैं। दोनों सब यूनिट, छोटी वाली जो इकाई है, यूनिट है, वो 40s की होती है, जो बड़ी इकाई है वो 60s की होती है। और इसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। और साइटोस्केलेटन जो है वो इसका शेप और साइज मेंटेन करता है, सेल डिवीजन में भी भाग लेता है। ठीक है ना। इसके बाद ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, वलयित हो जाती है, वलयित यानी फोल्डेड हो जाती है। फोल्डेड होकर के क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, SER और RER। SER जो होती है वो क्या काम करती है, फैट सिंथेसिस का काम करती है। जो RER होती है उसके बाहर के साइड से क्या जुड़े होते हैं, राइबोसोम, और उसको RER कहते हैं, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका काम करती है, RER प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। न्यूक्लियस की जो एनवेलप है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, उसमें कई छिद्र होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसके अंदर जो है एक प्रोटीन युक्त फ्लूइड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर फ्लूइड या न्यूक्लियर सेक कहते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर फ्लूइड में एक क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा।